कुदरत के नजारे मुश्किलों में दिल है। हेलो 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 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 मंगियंस, क्या हाल चाल बच्चा लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। सर आप सही हो गया है? हाँ यार सही हो गए हैं, अब पहले से तो बढ़िया है। सर यू आर ओके? यस आई एम ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच। यार लास्ट क्लास में जो सोच के आया था वो तो नहीं हो पाया था, आप लोगों को पता है, क्योंकि बोला ही नहीं पा रहे थे, आवाजें नहीं निकल रहा था, जाम हो गया था। बट अब फिट एंड फाइन है, पहले से थोड़ा बढ़िया है। हल्दी दूध पिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर काढ़ा पीजिए बढ़िया हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो भाई आज स्वस्थ होकर आ गए हैं और आज हम लोग धमाल मचाएंगे, बवाल करेंगे, एकदम गर्दा मचाएंगे ना। तो भैया कर दें स्टार्ट हैं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम भाई सारे ने, राम राम भाई सारे ने। सब लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। आराम से आराम से सब लोग आ जाइए, आराम से सब लोग आ जाइए और बैठे रहिए, आराम से सब लोग आ जाइए। सर यू आर गुड? यस आई एम गुड, यस आई एम गुड। राम राम भाई, राम राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। आ जाइए सभी लोग, क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा वही पुराना जिसका नाम था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में। थोड़ी दुविधा हो गई थी, संकट आप लोगों के नहीं हमारे ऊपर आ गया था और बीमार हो गए थे, क्लास को जल्दी खत्म करना पड़ा था। बट आज बढ़िया एकदम उम्दा प्रदर्शन करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। रेडी? एक बार परमिशन मिल जाए आपकी तो भाई आपकी क्लास है। विथ योर परमिशन आगे बढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट। सर जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चा, जय हिंद। सर यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। बेटा टुडे नहीं, आई लुक हैंडसम ऑलवेज, हमेशा ही लगते हैं, टुडे की तो बात ही नहीं है। चलिए आपका क्लास पीछे चल रहा है, आगे लेके बैठ जाइए, आगे चलने लगेगा। ये स्टार्ट करें? रेडी 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 रेडी, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो कल 11 थी, तुलसी विवाह था। आई होप आप लोगों के घर पे भी हो गया होगा, गन्ना वन्ना तो सब खाए ही होंगे। पिछली क्लास में हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया था। फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन बच्चों एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि बॉडी के मोशन का अपोज करता है। और ये कब लगता है? तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, है ना? ये बात हमने की थी। गन्ना वन्ना खाए हो कि नहीं? अरे सर वॉज नट हीरो भैया, सर इज हीरो। गन्ना वन्ना नहीं खाए हो अभी? हेलो 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 हेलो, हाय हेलो, हो गया है, पढ़ाई चल रही है। परसों है तुलसी विवाह नहीं बचवा, हमारे यहाँ तो हो गया, गन्ना वन्ना एकदम खा लिए हैं। लाइव क्लास पीछे चल रहा है एकदम फटाफट यार, एकदम जबरदस्त गर्दा मचाएंगे और एकदम लाइव क्लास को तेजी में लाएंगे और खत्म करेंगे ना। तो चलिए, तो हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में, जो कि एक अपोजिंग फोर्स होता है और ये कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी जब दो बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं तभी लगता है ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, हमने देखा था। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, जल्दी से फटाफट बताओ, फ्रिक्शन के कॉज क्या होते हैं? फ्रिक्शन के कॉज क्या होते हैं? किस कारणवश फ्रिक्शन लगता है? जल्दी से। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि फ्रिक्शन किस कारण लगता है। हाँ गला अब सही हो गया है, काहे से कि गन्ना खाए हैं, हल्दी दूध काढ़ा, और तब से चल ही रहा है दवाई, तो बढ़िया हो गया है। फ्रिक्शन किस कारण होता है? फ्रिक्शन किस कारण होता है आप लोगों को पढ़ाया था, तो देखिए हमको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में चाहे जितना स्मूथ दिखे, आपके गाल चाहे जितने चिकने दिखे, उसमें भी गड्ढे होते हैं। यानी हर एक ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी स्मूथ दिखे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होती हैं इररेगुलरिटीज।
उसमें होती हैं इररेगुलरिटीज, और इररेगुलरिटीज की वजह से क्या होता है बच्चा, इररेगुलरिटीज की वजह से जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेसियल कांटेक्ट में आके एक दूसरे के समक्ष रिलेटिव मोशन करते हैं, तो इन इररेगुलरिटीज के कारण उन दोनों ऑब्जेक्ट में हो जाता है इंटरलॉकिंग, और इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होता है, और वही आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, वो आपके मोशन का अपोज करता है। तो यहां तक जो बातें हमने पिछली क्लास में की थी, क्या कोई परेशानी, समस्या है, या फिर सब कुछ क्लियर है? रफनेस, इररेगुलरिटीज, बहुत बढ़िया। दिल से प्यार, आई एम साकेत सर। साकेत सर, हमको भी दिल से प्यार है आपसे। अब वो दिल हम दिखा नहीं सकते हैं हनुमान जी की तरह, वरना आपको भी हमारे दिल में आप ही दिखेंगे, बाकी सब लोग भी हैं। अभी छोटे छोटे हो ना, तो इकट्ठा सब लोग दिख जाओगे। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, पोल है, बहुत सारे पोल है, पहले पढ़ा तो लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे यार बबुआ, टेंशन ना लो, टेंशन ना लियो। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज की इस क्लास में हम इन बातों पर, इन मुद्दों पर कुछ चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं करेंगे यानी हम करेंगे, आप करेंगे, आपके कुछ सवाल जवाब होंगे, उनके आंसर भी किया जाएगा। ठीक है? आप बलिया से कहां से हो? बलिया में गांव है भाई हमारा, है ना? तो देखो, हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। अब दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, उनका नेचर कैसा है, इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब मान लो रफ है मतलब इररेगुलरिटीज ज्यादा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गया, और इंटरलॉकिंग ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो इंटरलॉकिंग क्या करती है, आपके मोशन का अपोज करती है। भाई मैं इधर जाना चाहता हूं और इंटरलॉकिंग पीछे से खींच रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं पर इंटरलॉकिंग खींच रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा स्पीड स्लो डाउन होगा, और एक वक्त बाद मैं रुकते 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 रुक जाऊंगा, यानी फाइनली मैं स्टॉप हो जाऊंगा। ठीक है? शौर्या मिश्रा, समझ गई आप? तो रफनेस अगर कम होगी किसी सरफेस पे, रफनेस घटेगी, तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी घटेगा, क्योंकि रफनेस के कम होने का मतलब है स्मूथनेस का बढ़ना, इंटरलॉकिंग का घटना और फ्रिक्शन का भी घटना। रफनेस अगर बढ़ती है किसी सरफेस पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। ये बातें हम कर चुके हैं। फिर यहां पर यह भी आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज हम कर लेंगे, जितनी बार समझ में नहीं आएगा उतनी बार आपको बताया जाएगा। When two surfaces are put in contact, the irregularities ups or down of one surface get somewhat interlocked with the irregularities of the other surface। इतना इंग्लिश में सब लिखा है, इसका बस एक ही तात्पर्य है, जीशान अफरीदी, इन सभी बातों का बस एक ही तात्पर्य है, और वो ये है कि जितना खुरदरापन उतनी इररेगुलरिटीज और उतना इंटरलॉकिंग, ये फंस जाता है, ऐसे फंस जाएगा और हो जाएगी दिक्कत। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? बनाना को हिंदी में कहते हैं केला, बनाना को हिंदी में कहते हैं केला, हम हैं आपके गुरु और आप हैं हमारे चेला। सुने हैं कि नहीं? अब देखो, दिमाग में कुछ सवाल आ रहा है, दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडीज मोशन कर रही हैं, तो फ्रिक्शन लग रहा है, पर क्या ऐसा भी होता है कभी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम फोर्स लगाए जा रहे हैं और जो बॉडीज हैं वो आपका मोशन नहीं कर रही हैं, उस टाइम में भी फ्रिक्शन लगेगा? देखो सवाल यह है बचवा कि भैया फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो क्या उस समय भी फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो बताइए, आपसे ही हम पूछ लेते हैं, आपने हमसे नहीं पूछा तो हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा सोफा है, एक बड़ा सा बेड है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, पर वो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या उस समय भी, उस कंडीशन भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बॉडी पर? शौर्य मिश्रा, यू आर अ बॉय, बहुत बढ़िया। यस 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 यस, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्योंकि देखिए फ्रिक्शन क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो जिस समय नेचुरल थी ये, तो जिस समय बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते से ही उस पर फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा।
ठीक है, फोर्स अप्लाई करते से ही फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। इसको अब मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। यानी फोर्स इज अप्लाइड, बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इज अप्लाइड बट दैट फोर्स इज नॉट एबल टू सेट द बॉडी इन मोशन। क्यों? तो देखो बहुत सिंपल इसका रीजन है। ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर मैंने बेटा रख दिया एक बॉक्स। अब नीचे वाली जो सरफेस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है वो तो हमको लग रहा है कि स्मूथ है, बट वो स्मूथ नहीं है, वो कुछ ऐसी खुरदुरी है जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो रखा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी पर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन। अब जिस दिशा में फोर्स लगता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जिस दिशा में फोर्स लगता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और एक बात जरा ध्यान से सुन लो सार्थक पाठक, वरना मम्मी ने देख लिया मैसेज तो पता है ना क्या होगा आपके साथ। तो इसलिए इधर ध्यान दे दीजिए कि जब इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो सरफेस जो कि इन दोनों बॉडीज के कांटेक्ट में है उस सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में बेटा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं फिर हम इस सिचुएशन में इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये जो आप लोगों का चैट है इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, और अगर चैटिंग में बिजी रहे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो बस ऑफ कर रहा हूं, टॉपिक समझा के वापस से चैट ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो ये लोग चैट कर दिया है ऑफ, अब आप लोग चैट नहीं कर पाएंगे, आप पूरा फोकस यहां लगाइए। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम उस एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम उससे कनेक्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखना आप। ओके, जरा ध्यान से देखो। हमने पूछा आपसे कि मैं इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं बट दिस बॉडी इज स्टिल इन द रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या उस समय भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? क्या उस समय भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? ये क्वेश्चन था। तो देखो जब कभी भी बॉडी पर फोर्स आप अप्लाई करेंगे तुरंत फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है वो मोशन करे ही करे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो यहां पर जो चिंटू है, ये चिंटू है, चिंटू जा रहा है केक लेने, चिंटू जा रहा है केक लेने, और पीछे से चिंटू की मम्मी उसको खींच रही है, बोल रही है कि नहीं तुम केक लेने नहीं जाओगे, घर पे सूजी का हलवा बनाएंगे और वही काटेंगे। मम्मी चिंटू को रोक रही है बट चिंटू को केक लेने जाना है। अब देखो चिंटू ताकत लगा रहा है और पीछे से मम्मी उसको खींच रही है, चिंटू आगे जा रहा है और पीछे से मम्मी उसको खींच रही है, पर क्या चिंटू अपनी जगह से चेंज हो रहा है? क्या चिंटू की जगह बदल रही है? चिंटू ताकत तो लगा रहा है पर जाहिर सी बात है मम्मी में ज्यादा पावर है, मम्मी में ज्यादा एनर्जी है, यानी चिंटू आगे जाने के लिए बहुत ताकत लगा रहा है पर मम्मी जो ताकत लगा रही है पीछे की तरफ वो ज्यादा है। इस वजह से चिंटू अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है। पर इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि चिंटू कोशिश नहीं कर रहा है, चिंटू फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर मम्मी फोर्स लगा रही हैं। वही तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे अब यहां आते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं। बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 में इररेगुलरिटीज के कारण क्या हो गया है? इररेगुलरिटीज के कारण इंटरलॉकिंग। अब ये इंटरलॉकिंग इतनी हो गई है बच्चों, इंटरलॉकिंग इतनी हो गई है कि उसको ओवरकम करने के लिए हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं इंटरलॉकिंग इतनी हो गई है कि हम इस पर 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाएंगे तभी
इंटरलॉकिंग को हम ओवरकम कर पाएंगे। इंटरलॉकिंग मतलब पीछे की डायरेक्शन में लगने वाला रेजिस्टिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स। अब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इंटरलॉकिंग से उभरने के लिए हमको 20 न्यूटन चाहिए। फोर्स तो लग रहा है बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन भी लग जाएगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना आप फोर्स लगा रहे हैं। 10 का आपने इधर फोर्स लगाया, फ्रिक्शन पीछे 10 का लगेगा। आपने 15 का आगे फोर्स लगाया, फ्रिक्शन पीछे 15 का हो जाएगा। आपने 18 का आगे फोर्स लगाया, फ्रिक्शन 18 का हो जाएगा। आपने 20 का आगे फोर्स लगाया, फ्रिक्शन 20 का हो जाएगा पीछे। यानी जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो एक टाइप का एडजस्टिंग फोर्स भी है, एडजस्टिंग फोर्स भी है। और कौन सा फ्रिक्शन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे जो कि एक एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, जो कि अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है। समझे? तो बॉडी पर फोर्स लग रहा है बट स्टिल वो मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन लगने के लिए क्या जरूरी है? बस फोर्स लगा दो, फ्रिक्शन अपने आप लगने लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? गॉट माई पॉइंट? आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? ओके सर। हेलो गाइस। ओके सर। ओके सर। चलो, नहीं समझ में आया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसीलिए अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होता है यार, बच्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहां पे प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया टेंशन ना लो, घबराओ ना, क्योंकि चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ज्ञान की बात है जो कि आपको अक्सर मिलती रहती है, गूगल यूट्यूब से सब जगह से मिल जाएगा, बता देता हूं। देखो एक कहानी सुनना, एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है, 2 लाइन की है और आपको उसमें समझ में आ जाएगा। पॉपकॉर्न कितने लोगों ने खाया है? पॉपकॉर्न कितने लोगों ने खाया है? फटाफट फटाफट बताओ, पॉपकॉर्न कितने लोगों ने खाया है? कितने लोगों ने पॉपकॉर्न खाया है? कितने लोगों ने पॉपकॉर्न खाया है? फटाफट बताइए। पॉपकॉर्न कितने लोगों ने खाया है? अच्छा, बनते हुए कितने लोगों ने देखा है? मी यानी मोस्ट ऑफ द लोगों ने पॉपकॉर्न खाया है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने पॉपकॉर्न खाया है, बहुत अच्छी बात है। बनते हुए कितने लोगों ने देखा है पॉपकॉर्न को? मी में बहुत लोगों ने पॉपकॉर्न को बनते हुए देखा है। चलो, पॉपकॉर्न बनते हुए देखा है तो उसकी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। पॉपकॉर्न क्या होता है? एक बड़ा सा हम कोई भी बर्तन लेते हैं, बर्तन को गैस पे रखते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और उसमें पॉपकॉर्न जो होते हैं, मक्के जो होते हैं, भुट्टे के दाने डालते हैं। सारे दानों को हम सेम कुकर में डालते हैं, सेम ऑयल रहता है और सेम गैस के ऊपर रखते हैं, हम रखते हैं ना? हर एक दाने को हम सेम कुकर में रख रहे हैं, सेम ऑयल पे रख रहे हैं, सेम गैस पे रख रहे हैं। इसका मतलब हर दाने को सेम एनवायरमेंट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? अग्री और नॉट? भुट्टे के हर एक दाने को सेम एनवायरमेंट मिल रहा है, सेम कुकर, सेम ऑयल एंड सेम गैस। बट स्टिल आपने देखा होगा कि जो भुट्टे के दाने हैं वो सारे एक साथ नहीं फूटते हैं। कुछ दाने पहले फूट जाते हैं, कुछ थोड़े लेट फूटते हैं, कुछ और लेट फूटते हैं। यानी फूटते तो सारे दाने हैं पर सब एक साथ नहीं फूटते हैं। कोई पहले फूट जाता है, कोई बाद में फूटता है और कोई लास्ट में जाके फूटता है। पर एक चीज है कि फूटते सारे दाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप सब लोगों को सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, आप सब उमंग बैच से पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो किसी बच्चे को वो पहली बार में समझ में आ जाएगा, किसी बच्चे को दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, किसी बच्चे को तीसरी बार में समझ में आ जाएगा। पर एट द एंड समझ में सबको आएगा, बस आपको ट्राई करना है। ठीक है, एट द एंड समझ में सबको आएगा, बस आपको ट्राई करते रहना है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप भी भुट्टो के दाने की तरह फूट जाएंगे। पर सबका अपना समय आता है। अब आप सब जो कंपेयर करने लगो, यार उसको पहली बार में समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया, अरे यार अलग हो ना, समझ में आया? तो कंपेयर नहीं करना है, आप क्या हो ये जानो। ठीक है, गॉट इट? आपका टाइम आएगा, उस टाइम आप फूट जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देते रहो। यहां देखो हमारे पास क्या है, है ना? चलो अब मैं आपको समझाता हूं वापस से,
चैट को थोड़ा सा रोकता हूं, वरना चैट में क्या होता है आप लोगों का ध्यान चला जाता है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखो, हम समझते हैं एक्टिविटी करके कि एक बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बट वो बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, वो बॉडी मूव नहीं कर रही है। यहां पर हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहां पर हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, उससे मैंने एक रस्सी बांधी और रस्सी से एक ईंट को बांध दिया। एक स्प्रिंग बैलेंस है, उससे एक रस्सी बांध के ईंट को बांध दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे फोर्स लगा रहा हूं, स्प्रिंग बैलेंस को आगे की तरफ खींच रहा हूं, खींच रहा हूं बेटा। तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग दिखाई दे रही है, बट जो ईंट है वो मूव नहीं कर रहा है, जो ईंट है वो मूव नहीं कर रहा है, बट इसमें रीडिंग दिखाई दे रही है कुछ। इतनी बात तो पता है ना। यानी एक बेड है, बेड को मैं खींच रहा हूं, बेड को खींच रहा हूं, ताकत लग रही है पर वो बेड मूव नहीं कर रहा है, ताकत लग रही है पर वो बेड मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जितनी मैं ताकत लगा रहा हूं उस सारे फोर्स का अपोज हो जा रहा है, और वो अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसे यहां पर स्प्रिंग बैलेंस से मैं इस ईंट को खींच रहा हूं, स्प्रिंग मूव नहीं करवा पा रही है ईंट को, क्योंकि इधर की जो तरफ जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर की तरफ जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैंसल आउट हो जा रहा है, वो फोर्स कैंसल आउट हो जा रहा है इधर की तरफ लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, पीछे की तरफ लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये अप्लाइड फोर्स कैंसल आउट हो जा रहा है। चलो अब क्या करते हैं, हम इस ईंट के ऊपर एक और ईंट बढ़ा देते हैं, हम इस ईंट के ऊपर एक और ईंट बढ़ा देते हैं और फिर देखेंगे कि क्या वो मूव करेगा। यानी द रीडिंग गिव द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वुडन सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है, तो उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर कर लेंगे। स्प्रिंग बैलेंस से हम खींच रहे हैं, ईंट मूव नहीं कर रही है, यानी जितना यहां पर रीडिंग दिखा रहा है उतना ही पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस आउट कर रहा है बच्चे, बैलेंस आउट कर रहा है। समझ में आया? अब मैं आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर इसको एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। What type of force require physical contact between two object? इनमें से कौन सा जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर करता है, यानी उसको रिक्वायर्ड होता है। चलिए पहले इस पोल को करते हैं, फिर मैं उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करता हूं और उसको आपको अच्छे से समझाता हूं। चलिए फटाफट। कांटेक्ट फोर्स बेटा, कांटेक्ट फोर्स मतलब फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। इनमें से किस फोर्स में, फटाफट ऑप्शन लगाइए। पोल स्टार्ट हो गया है, फटाफट फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए। मिसक्लिक हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, मिसक्लिक हो गया, इट्स ओके, होती है यार, मिस्टेक होती है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। कांटेक्ट फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई, चलेगा चलेगा चलेगा, अभी बहुत गलतियां हम कर सकते हैं, अभी अलाउ है हमारे लिए। नुमन खान, अक्षा कमर, देव वर्मा, रणवीर सिंह, रुद्र सिंह, ठीक है, रुद्र सिंह। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा ये फ्रिक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है। फोर्स एंड प्रेशर फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। क्योंकि अगर मैं बॉटल को यहां से छोड़ूंगा तो बॉटल नीचे गिर जाएगी, बॉटल को मैं यहां से छोड़ूंगा तो बॉटल नीचे गिर जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि अर्थ इस बॉटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। पर जरा ध्यान से देखो कि क्या इस बॉटल और अर्थ के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं, बट स्टिल अर्थ इस बॉटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलिए आ जाओ, आप लोगों से फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक एक्टिविटी करवाता हूं, मैं एक एक्टिविटी करवाता हूं, जरा ध्यान से सुनना और आप ही आंसर करना तो क्लियर हो जाएगा। चटाई, चटाई कितने लोगों ने देखी है? चटाई कितने लोगों को पता है?
चटाई कितने लोगों को पता है आप लोगों में से? चटाई कितने लोगों को पता है? देखो आपको करना क्या है, एक एक्टिविटी बता रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर करिएगा। बेटा हमारे पास ये एक चटाई है, चटाई है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चटाई के इन दोनों एंड को पकड़ना है और चटाई को खींचना है। यानी ऐसे चटाई बिछी है नीचे फर्श पे चटाई बिछी है और मैंने चटाई को पकड़ा और उस चटाई को खींच रहा हूं अपनी तरफ, उस चटाई को अपनी तरफ खींच रहा हूं। अब ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और क्या चेंज किया तो जरा देखो और फिर बताना कौन सी कंडीशन में ज्यादा इजी होगा चटाई को खींचना। यहां पर एक छोटा सा चेंज हो गया, और वो चेंज क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ चटाई थी, चटाई को एंड से पकड़ के खींचना था। सेकंड कंडीशन में चटाई पर चिंटू सो गया, चटाई रखी थी फर्श पे, उस चटाई पे चिंटू सो गया है। अब आपको चटाई पकड़ के क्या करना है, खींचना है उसको। तो कौन सा टास्क इसमें से आसान होगा, कौन सा टास्क इसमें से आसान होगा, जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला आसान होगा, बट सेकंड वाला टफ क्यों हो जाएगा, कोई रीजन? फर्स्ट वाला आसान तो होगा, समझ में आ गया, पर सेकंड वाला टफ क्यों होगा, सेकंड वाला टफ क्यों हो जाएगा ये बताओ। फर्स्ट वाला आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया, बट वाई सेकंड इज टफ, कोई कारण, कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई कारण, कोई स्पेसिफिक रीजन, जल्दी से बताओ, कोई कारण या कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या, जल्दी से बताना। वेट, चलो देखो मैं आपको समझाता हूं इसको, ठीक है, इसको समझाने के लिए, ठीक, चलो ये देखो, ये क्या नॉर्मल चटाई है, दिख रहा है, ये एक मान लो ये नॉर्मल चटाई है, और ये क्या एक सरफेस है, सरफेस पे ये नॉर्मल चटाई रखी हुई है, सरफेस पे नॉर्मल चटाई रखी हुई है, सरफेस पे नॉर्मल चटाई रखी हुई है। अभी सरफेस और चटाई के बीच में क्या हो रहा है बेटा, जो इंटरलॉकिंग है वो ज्यादा नहीं है, चटाई और सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग ज्यादा नहीं है, और इस वजह से जो चटाई है उसको सरफेस पे खींचना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं है। पर जैसे ही चटाई के ऊपर एक वजन रख दिया जाएगा, चटाई के ऊपर वजन रख दिया जाएगा, वजन की वजह से, वेट की वजह से जो चटाई है वो सरफेस से क्या हो गई, और ज्यादा इंटरलॉक्ड हो गई। अब और ज्यादा इंटरलॉक्ड हो गई, अब मैं क्या करूंगा, इसको खींचूंगा, अब मैं इसको खींचूंगा तो अब खींचना जो है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई है। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट करो यार, फिजिक्स में हर एक चीज को आप खुद से करके देख सकते हो। देखो अभी खाली है चटाई, सरफेस पे रखी, आसानी से खींच सकते हो, आसानी से खींच सकते हो, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम है। पर जैसे ही वेट बढ़ जाएगा, जैसे ही वेट बढ़ जाएगा, इसको खींचना टफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। जैसे ही वेट बढ़ जाएगा, इसको खींचना टफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। समझे? बहुत सिंपल है। चलो, तो एक बहुत बड़ा फंडा यह है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ द सरफेस, एंड दूसरा दूसरा वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो अब एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल, अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ ही लेता हूं, इतना खर्चा हो गया है तो एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। चलो आ जाओ, पोल करते हैं, पोल, पोल करते हैं, बताओ फ्रिक्शन फोर्स इज इन, ठीक है, ए कार, बी ट्रक, सी साइकिल, डी
मोटरसाइकिल। ओके, नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ। आपको ये सवाल है, सवाल मेरे को बताना है बेटा, सवाल आपको बताना है क्या है। ये चारों ही रेस्ट पर रखे हैं, कार, ट्रक, साइकिल एंड मोटरसाइकिल। कार, ट्रक, साइकिल एंड मोटरसाइकिल चारों ही रेस्ट पर रखे हैं। मुझे इनको धक्का देके मोशन में लाना है। बेटा चारों रेस्ट पे रखे हैं, मुझे इनको धक्का देके मोशन में लेके आना है, तो किसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कौन ज्यादा टफ टास्क होगा। चारों रेस्ट पे रखे हैं, चारों को मुझे धक्का देके मोशन में लेके आना है, तो कौन सा जो टास्क है वो ज्यादा टफ होगा, बताइए। कार को ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, ट्रक को, साइकिल को या मोटरसाइकिल को, किसको ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। पोल स्टार्ट कर दिया है, फटाफट आंसर करिए। ट्रक, कोई रीजन बताएगा। ट्रक को ज्यादा ज्यादा फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, ट्रक को ज्यादा फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, ट्रक को ज्यादा फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा। संकेत वर्मा, सुधीर कुमार, नुमन खान, अक्षा कमर, लक्ष्य डागर, पोल किंग, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा। ट्रक, ट्रक को क्यों जरूरत पड़ रही है ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से, क्योंकि ट्रक का वेट बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया, आप लोग तैयार, एक बार में समझ गए, एक बार में समझ गए भाई। ट्रक का वेट ज्यादा है और इसी वजह से इंटरलॉकिंग जो है ट्रक के टायर और रोड के बीच में वो ज्यादा है और इस वजह से ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे ये देखो, इस पे कंघी रख दी तो इसको आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि कंघी का वेट कम है। इसके ऊपर मैंने ताला रख दिया तो भी आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि वेट कम है। पर मैंने किताब रख दी, वेट बढ़ा दिया तो मूव कराने में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई। समझ में आया। मतलब फंडा बस ये है कि जितना ज्यादा वेट होगा इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग एक बार में समझ गए। मजा आया, मजा आया कि नहीं मजा आया भाई साहब। ये मजा हिंदुस्तान के हर एक इंसान को देना चाहता हूं मैं, हर एक बच्चे को, 8वीं क्लास में जो है सबको। मजा आया कि नहीं आया। क्या भाई, चिंटू को याद नहीं कर रहे थे आप लोग। चिंटू आ गया है, चिंटू सो रहा था और अब चिंटू आ गया है। हाँ तो क्या हाल चाल, याद नहीं कर रहे थे आप लोग हमको। सब बढ़िया। हाँ एक काम करो, लड्डू बंटवा दो सब में, सब में लड्डू बंटवा दो। आधा आधा किलो आप लोग चाहिए, लड्डू बंटवा दीजिए। मजा आ गया है तो, है कि नहीं, लड्डू बंटवाइए, हम जाते। तो ताई ता भाई ता हाल ताल तब बलिया होना, ठीक ठाक होती नहीं। ठीक ठाक होना थब लोग। तो भैया मदा आ गया है तो मिठाई बतवा दी दिया, हमारे धल पे विधवा दी दिया, ये तिलो तादू ततली, ठीक है। तलिए अब पढ़ाई तलिए। सवाल, मेरा सवाल आपका जवाब। चैन से सोना है तो जाग जाइए। What is the force that opposes the motion or tendency of motion between the surfaces in contact? यानी वो कौन सा फोर्स होता है जो कि दो बॉडीज के बीच में मोशन या फिर उन बॉडीज के बीच में होने वाले मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है, उसको क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, तो आराम से ठंडे दिमाग से सवाल का आंसर करना है। सही होना चाहिए वरना सही करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल ये रहा, आप फटाफट आंसर करिए। पोल स्टार्ट हो गया है, सवाल पढ़ो और आंसर करो, सवाल पढ़ो और आंसर करो, सवाल पढ़ो और आंसर करो। ददरी मेला में आएंगे और गुड़ वाली जलेबी खाएंगे पाव भर। कौन खिलाएगा भैया जलेबी हमको, जो जलेबी खिलाएगा वो बुला लीजिएगा, आ जाएंगे। दही के साथ, दही जलेबी मजा आ जाता है एकदम खा के।
दही जलेबी हो गया, रबड़ी गुलाब जामुन हो गया, ददरी मेला में मजा आता है बलिया के। टिक लगाइए। कौन सा फोर्स होता है जो कि मोशन का अपोज करता है? जैसे हमारे जीवन में बहुत बड़े फ्रिक्शन है, आपके जीवन में साक्षात फ्रिक्शन है। आपके दोस्त मित्रगण जो कि एकदम इंसानी रूप में आते हैं और आपको आपकी पढ़ाई से दूर लेके जाते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है ना आपके मोशन का। आप पढ़ना चाहते हैं, आपके दोस्त अपोज करते हैं, आपको पढ़ाई से दूर लेके जाते हैं, वो फ्रिक्शन है। एकदम इंसान जैसे लगते होंगे आपके दोस्त लोग। आ जाइए, आते हैं बिल्कुल बलिया, बिल्कुल बलिया आते हैं, गर्दा मचाएंगे। बहुत बढ़िया, आंसर है फ्रिक्शन फोर्स, है ना बचवा? फ्रिक्शन फोर्स है आंसर। संकेत वर्मा, अंजल कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार, जैस्मीन एम एंड देव वर्मा, टॉप 5 लोग जो फटाफट आंसर दे रहे हैं, मतलब मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। कम बलिया, बिल्कुल बलिया आते हैं भाई। टिकट आप करवाओगे कि हम करवा लें? मिल नहीं रहा है आजकल तत्काल में। अभी जो स्प्रिंग बैलेंस है जो आपको दिखाया था, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से क्या कर रहे थे? वेट मेजर करते। व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? भाई आप में से कितने लोग के पप्पा किसान हैं? आप में से कितने लोगों के पप्पा किसान हैं? खेती होती है और आप लोगों ने, खेती होती है तो फिर वो जो अनाज होता है एक्स्ट्रा, धान और जो गेहूं होता है, उसको बेचने के लिए कभी पापा के साथ मंडी गए हो आप में से कोई भी? अगर गया हो तो आप लोगों ने ये स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा। इस टाइप का होता है, एक कांटा होता है, यहां पर ये हुक होता है, इस पर बोरी लटका दी जाती है। जैसे धान है, गेहूं है, आलू है, तो उसकी बोरी लटका दी गई इस कांटे में, ऐसे बोरी लटका दी गई, तो वो क्या कर देता है? स्प्रिंग बैलेंस उस बोरी में कितना मटेरियल भरा है, आलू, धान, गेहूं, चावल, जो भी चीजें, कितना मटेरियल भरा है, उसका वेट बता देता है। तो ये जो कांटा होता है इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, जो कि क्या करता है? वेट मेजर करता है। वेट, और वेट क्या है? फोर्स होता है। वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है किसी भी बॉडी पर। जर्दा नहीं, गर्दा। गर्दा मतलब धूल धूल। ठीक है, समझे? तो देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बेटा? स्प्रिंग बैलेंस में एक रिंग होता है, एक पॉइंटर होता है, एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है। अब स्प्रिंग बैलेंस का यूज क्या होता है? तो बहुत साधारण सा इसका यूज होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। आप भी अपना वेट इस पे मेजर कर सकते हैं। आप इस पर एक रस्सी डालिए और दोनों हाथों से पकड़ के लटक जाइए, आपका कितना वेट है स्प्रिंग बैलेंस बता देगा। पर हाँ, स्प्रिंग बैलेंस मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज गिर जाएंगे। गिर जाएंगे तो डॉक्टर को फायदा हो जाएगा, आपके पड़ोसी डॉक्टर को, क्योंकि आपको चोट लगेगी, है ना? तो डॉक्टर को फायदा नहीं पहुंचाना है, समझे? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यानी ये जो आपका हुक लगा है, जैसे ही बोरी लटकेगी ये स्प्रिंग को क्या करेगा? खींच देगा, एक्सपेंड करेगा। तो ये जो आपका स्केल है वो वेरी करेगा, यहां पर आपको रीडिंग दिख जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। जो आपकी स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है वो आप इस स्केल पर मेजर कर सकते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? पहले चैप्टर में पढ़ा था, न्यूटन। द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है ये कक्षा 9th में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको फोर्स का फॉर्मूला बता देता हूं, F बराबर m इंटू ए होता है। F बराबर m इंटू ए होता है। यहां पर F होता है फोर्स, बोलो हां, बोलो हां। m होता है मास, बोलो हां। यहां पर ए होता है एक्सेलरेशन, बोलो हां। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, गलती से हो जाती है यार, हमसे भी गलती से बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। आपसे हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आपने अपनी गलती मान ली, बहुत है। सबसे बड़ी बात यही है कि गलती करके गलती मानना, पर ऐसा नहीं है कि करते रहो मानते रहो, करते रहो मानते रहो। अनजाने में जो हो गई उसको मानना जरूरी है, जानबूझ के करके मानने से कोई फायदा नहीं है। देखो, तो अभी तक हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं, इस निष्कर्ष पर आए हैं हम
कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ द सरफेस, दो बॉडीज जो कांटेक्ट में आ रही है उनके बीच में सरफेस कैसी है। खुरदुरी है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। ये बातें हमने बात कर ली। फिर दूसरा कि उनके बीच में कितना प्रेस हो रहा है, यानी वेट कितना है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है बेटा कि फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो सरफेस है वो प्रेस हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगा। भाई साहब स्पीचलेस हो गया हूं, बहुत ज्यादा स्पीचलेस हो गया हूं। एक बालक है, एक बालक है, वो क्या कह रहे हैं, एक बालक कह रहे हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्स, और ये है 8वीं क्लास में। कौन थी भैया तुम्हारी एक्स, बॉर्नवीटा की कॉम्प्लेन, कौन था तुम्हारा एक्स है? 8वीं क्लास में हो तुम, अपने एक्स के बारे में बात कर रहे हो। एक्स क्या, वो 6ठी क्लास में जो पढ़ के आए हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ y बराबर 2 एंड x प्लस y बराबर 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चा भी तुम्हारे लिए यही x जरूरी है, वरना अगर तुम्हारी मम्मी ने देख लिया ना तुम्हारा मैसेज, तो तुम्हारा y z a b c d सब निकाल देंगी। ठीक है, जो x की बातें कर रहे हो ना, तुम्हारा सारा 26 अल्फाबेट तुम्हारा मम्मी निकाल देंगी, है ना। तो फिलहाल ये ऐसे ही x तुम्हारे लिए, x का मतलब ये x होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, समझे। वरना किसी दिन मम्मी भैया और पापा देख लिए ना तो सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव हो जाएगा तुम्हारा पिक्चर, समझे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। चलो, फ्रिक्शन के टाइप की बात करने से पहले आप मुझसे कुछ बातें कर लीजिए, आप मुझसे कुछ बातें कर लीजिए। और क्या बातें करेंगे आप? बातें मुझसे आप ये करेंगे कि आप मुझे अभी तक बताएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो चलिए, अभी तक आप मुझे बताइए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। फ्रिक्शन क्या होता है, फटाफट जल्दी कमेंट करिए, बताइए व्हाट इज फ्रिक्शन। खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। हाँ यार, खांसी चलने लगी अब ऐसे ऐसी बातें करके। जल्दी से बताइए फ्रिक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रिक्शन बेटा, व्हाट इज फ्रिक्शन? हाँ, बहुत सही समझे हो। मोए 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 हो जाएगा, मोए मोए। ऐसी बातें कर रहे हो। आ, 1 मिनट।
हेलो 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 हेलो। अब हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 1 2 3 माइक चेक 1 2 3 टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 मोए 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 1 2 3 मोए मोए हेलो 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 हेलो। क्लियर। आ गया 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 आ गया। टाइगर आ गया है, टाइगर आ गया है, टाइगर आ गया है। वॉइस ओपी सर, वॉइस ओपी। क्या तो वॉइस है सर, ऐसे मजे ले रहे हैं भाई। क्या वॉइस है भाई, नॉर्मल वॉइस है। ओके चलो, वेट खत्म हो गया। 2 मिनट का फ्रिक्शन पढ़ लिया आपने, बता दिया फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। जब भी रिलेटिव मोशन होता है फ्रिक्शन लगता है, बॉडी रेस्ट पे क्यों ना हो फ्रिक्शन लगेगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। पहला होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 टाइप के फ्रिक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। 3 टाइप के फ्रिक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। स्टैटिक कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट पर हो, जब बॉडी रेस्ट पर हो, जब बॉडी रेस्ट पर हो तब लगता है स्टैटिक। स्लाइडिंग कब लगता है, तो नाम से समझ में आ रहा है, जब बॉडी स्लाइड करे तब लगता है ये। रोलिंग कब लगता है, नाम से समझ में आ रहा है, तो जब बॉडी रोल करे तब। 3 टाइप के फ्रिक्शन है बेटा, 3 टाइप के फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके अंदर आ जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके अंदर आ जाता है, टेंशन ना लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन बताऊंगा मैं आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताऊंगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी जस्ट स्टार्ट कर देती है मूव करना, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, क्लियर है। और ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप है, काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप है। काइनेटिक का मतलब होता है जब बॉडी मोशन में है। मोशन में मतलब वो स्लाइड कर सकती है, घिसक सकती है। जैसे हम रिसक पट्टी पे, जो आपके पार्क में रिसक पट्टी होती है उस पर स्लाइड करके आते हैं, स्लाइडर बोलते हैं। रोलर मतलब ड्रम, रोल कर रहे हैं, रोल करते हुए जा रहे हैं, वो उस समय जो लगेगा फ्रिक्शन वो रोलिंग कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप में से किसी को भी? मेरा नाम श्रीषा है, सोनाली नहीं, बहुत अच्छी बात है, लिख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा पढ़ेंगे, आगे आएगा। यस अंकिता द्विवेदी बिल्कुल सही बोले हैं आप। यहां तक कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर हो गया है। डायनेमिक और काइनेटिक बेटा एक ही होता है। डायनेमिक और काइनेटिक का मतलब जब बॉडी मूव करती है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है, तो उस समय 2 टाइप के फ्रिक्शन लगते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। जब स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग, जब रोल करेंगे तो रोलिंग, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक, 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 स्टैटिक का मतलब क्या है? क्लास लंबी नहीं हुई अभी तो, 1 घंटे में नहीं हुए बालक। स्टैटिक का मतलब होता है जब बॉडी रुकी हुई है, यानी आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी मूव नहीं कर रही है, आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी मूव नहीं कर रही है, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखो ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे एक किताब है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं किताब पर,
मैं इस किताब पर फोर्स लगा रहा हूं बट किताब मूव नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि किताब और मेरे हाथ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, किताब और मेरे हाथ के बीच में इररेगुलरिटीज है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो गया है। और जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो इंटरलॉकिंग इस किताब के मोशन का अपोज कर रही है। मैं इस पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मैं फोर्स लगा रहा हूं बट किताब रेस्ट में है, और इस समय इस किताब पर पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जब बॉडी रेस्ट में हो उस समय उस पर जो फ्रिक्शन लगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? कोई क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बॉक्स आपका रेस्ट में ही रहेगा, जो बॉक्स है वो आपका रेस्ट में ही रहेगा। आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इधर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं आप, और पीछे भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग गया, फ्रिक्शन फोर्स लग गया। दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया। नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया बेटा, और नेट फोर्स 0 मतलब क्या है? बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। एंड हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस फोर्स ब्रिंग्स नो चेंज, बैलेंस फोर्स ब्रिंग्स नो चेंज, ब्रिंग्स नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं आएगा, बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है? वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि मेरी कैपेसिटी है 5 रोटी, मेरी कैपेसिटी है 5 रोटी, आपने मुझे 1 रोटी दी, मैंने खा ली। आपने मुझे 2 रोटी दी तो मैंने खा ली। आपने मुझे 3 रोटी दी तो मैंने खा ली। आप मुझे 4 रोटी दोगे तो भी खा लूंगा मैं, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 5 रोटी की है। तो मेरी जो खुराक है वो एडजस्ट हो रही है, वो फिक्स नहीं है। मेरी जो खुराक है वो एडजस्ट हो रही है, फिक्स नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 5 खा सकता हूं मैं, मैक्सिमम 5 खा सकता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 1 नहीं खा सकता हूं, खा सकता हूं ना। 1 रोटी मिल गई तो 1 खा ली। अब कोई दोस्त 2 रोटी दे देगा तो 2 खा लूंगा, 3 देगा तो 3 खा लूंगा, 4 दूंगा तो 4 खा लेगा, मतलब 4 देगा तो 4 खा लूंगा। पर मैक्सिमम मैं 5 ही खा सकता हूं, 5 से ज्यादा नहीं खा सकता हूं। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो ठीक है, पर पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का आप क्या देख लो, डेफिनेशन देख लो, जो कि एग्जाम में लिखना रहेगा। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉक्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। This static friction balance the force which we exert on the box and the box remain is at rest, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। The force applied is not sufficient to overcome the friction, इसीलिए तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मल्टीपल एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, वही पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला आप लोगों को तेल या कुकर में तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए दूसरे एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल से समझाते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। 2 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के बीच में क्या है? इररेगुलरिटीज है। इररेगुलरिटीज के कारण इसमें जो फोर्स जनरेट हो रहा है, इररेगुलरिटीज के कारण इंटरलॉकिंग हो गई, और इंटरलॉकिंग के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 10 न्यूटन का। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? आगे की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा हूं 1 न्यूटन, तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। अगर मैंने इस फोर्स को आगे की तरफ वाले को 2 कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, इसको 3 कर दिया तो ये भी 3 हो जाएगा। यानी जितना मैं आगे फोर्स बढ़ाता जाऊंगा उतना पीछे फ्रिक्शन लगता जाएगा, जितना आगे बढ़ाता जाऊंगा उतना लगता जाएगा। और 10 न्यूटन इसका मैक्सिमम लिमिट है, यानी पीछे की तरफ ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लग सकता है। अब बेटा जैसे ही मैंने आगे की तरफ 10.1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा? पीछे की कैपेसिटी खत्म हो गई, अब जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा।
यानी 1 से लेके 10 तक ये जो फ्रिक्शन है अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की? 10 न्यूटन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसके तुरंत बाद आप जैसे ही हल्का सा फोर्स बढ़ाओगे, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को, इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बेटा हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? सर अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो, द फोर्स इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम। पहले मैं क्या कर रहा था, 2 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहा था, 2 न्यूटन का इधर फोर्स लग गया, उसने बैलेंस कर दिया। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इंक्रीज टू 2F, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2F बन जाएगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी है। जो वही समझा के आए हो वही यहां लिख दिया है। द स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस द फोर्स विच वी एक्सर्ट ऑन द बॉक्स एंड द बॉक्स रिमेन एट रेस्ट। आपने फोर्स बढ़ाया, बॉक्स अभी भी रेस्ट पर ही है, बॉक्स अभी भी रेस्ट पर ही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, समस्या? स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई दिक्कत? नो। चलो तो आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपको बताना है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? ये रहे आपके ऑप्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी सभी लोग बता दो। ठीक है प्रियांशु, प्रियांशु कह रहे हैं एसएसटी की क्लास में आना, बात करेंगे। ठीक है प्रियांशु, आते हैं एसएसटी क्लास में। यही बात कर लो, क्या दिक्कत है? वहां जाओगे फालतू में थक हो जाओगे, यही बात कर लो। इधर उधर जाने का क्या मतलब है? बात करना है कहीं भी कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो भैया, हो गया है। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने बोला स्टैटिक है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कॉज बाय एयर, हमने एयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। टू रोलिंग ऑब्जेक्ट, हमने रोलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की। बॉडीज एट रेस्ट, यानी जब दो बॉडी रेस्ट में हो उस समय उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है बबुआ, समझ गिला नो का आंसर? सांकेत वर्मा, अक्षा कमर, राघव कुमार, किंग सयन रॉय एंड दिशा पाटिल। दिशा पाटिल, तो ये है भैया टॉप 5 लोग जिन्होंने फटाफट आंसर दिया है, फटाफट आंसर दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या बात की कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज टू द अप्लाइड फोर्स, इंक्रीज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बढ़ेगा, और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। मिसक्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ रेस्ट इज द मेजर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपका ये जो है बच्चा, यानी जैसे ही आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देता है मूव करना, वो क्या कहलाता है? वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखना सब लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखो, क्या होगी? जल्दी से स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखिए, जल्दी से स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखिए।
जल्दी से लिखो, द फ्रिक्शन फोर्स the friction force which applied when the body is in rest. The force acting on a object when it is on rest. It is in rest. Okay. Friction force between two object. Okay. Okay. The force act when two bodies are at rest. बिल्कुल सही बात है. समझ में आ गया, समझ में आ गया. फ्रिक्शन फोर्स. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके 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 ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया है. चलो एक पोल करते हैं फटाक से, एक पोल करते हैं फटाक से. ये रहे आपके क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये पोल स्टार्ट कर दिया है फटाफट. चलिए जल्दी से टिक करिए. जल्दी से टिक करिए, जल्दी से टिक करिए. ठीक है भाई, देखिए आप सभी लोग भुट्टे के दाने हैं, आप सब लोग फूटेंगे सही समय आने पर. ठीक है, तो क्या करना है, आपको मेहनत करनी है. नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखेंगे वीडियो, जब तक देखेंगे जब तक कि समझ में ना आए. वो सुना है ना, वो एक माझी मूवी देखी होगी आपने, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे ही जब तक समझेंगे नहीं वैसे तब तक लेक्चर देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे. जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक देखेंगे, बार बार देखेंगे, एक बार तो समझ में आएगा. है कि नहीं? चलो तो भाई फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर नहीं दिया है. देखिए लोग गलत कर रहे हैं भाई, इतना गलत कैसे हो सकता है? निखिल, भावेश, आशीर्वाद, प्रणव एंड दक्ष, ये हैं टॉप 5 लोग जिन्होंने फटाफट आंसर किया है, फटाफट आंसर किया है. चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड है. क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन? इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is independent of the nature of the surface in contact, it is always greater than the kinetic friction. चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर लगाइए. वैसे मैंने बताया नहीं है, आई थिंक आप लोग लगा सकते हो फिर भी. ठीक है, फिर भी लगा के देखो. अरे क्या बात है, क्या बात है. ऊंचियां इट्टियां ऊंचियां, क्या नाम है बेटा? बहुत बढ़िया, आपने सही बात है 4 बार समझाए. जल्दी से लगाओ. मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग गलत हैं. इट डिपेंड ओनली ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक्चुअली मैंने बताया नहीं है ना, इस वजह से. देखिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमेशा नहीं करता है बेटा. इट डिपेंड ओनली आ गया है तो ये भी गलत हो जाएगा. इट इज इंडिपेंडेंट, ये भी गलत हो जाएगा. एक चीज है जो आपको बताई नहीं थी, और वो ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है. यानी अगर हम देखें, अब बता दूंगा मैं आपको, वैसे आप ये नोट डाउन कर लीजिए. स्टैटिक फ्रिक्शन इससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन. ये सीक्वेंस होती है, नोट डाउन कर लो आप लोग. ये सीक्वेंस होती है, इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. ये होती है सीक्वेंस, सबसे ज्यादा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, एंड फिर आता है रोलिंग. तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है मिस्टेक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ तुक्काबाजी में आंसर दे दिया है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार. 10% लोगों ने. वैष्णवी, एंड्रयू, आयुषी, रिधिमा एंड हिमांशु, ये हैं टॉप 5 लोग. कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, हो जाता है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके.
चलिए अब आप लोगों के कुछ डाउट्स देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। कुछ डाउट्स देखते हैं। इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा हम इसका पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ेंगे, साइकिलिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तब। टू फास्ट कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करेंगे। विच फोर्स इज यूज ड्यूरिंग स्विंग एंड कुकिंग। कौन कौन सिवान से है? महादीवाना के वेरी फास्ट सर, लाइव चैट इज नॉट वर्किंग सर, पुलिस फास्ट सर, कम फास्ट बिफोर क्वेश्चन। ओके, आई डोंट गेट ऑप्शन टू आंसर इन द फर्स्ट क्लास के टाइम। नोट्स बनाने की वजह से कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता लाइव क्लास में। बेटा आप समझने पे फोकस किया करो, आप समझने पे फोकस किया करो, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आपको ये मिल ही जाते हैं, तो आप नोट्स क्लास के बाद बना लिया करो, बट इन द क्लास आप मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम आपका जो कंसंट्रेशन है वो समझने पे होना चाहिए। स्पैमर्स का मोहबा हो गया, बिल्कुल हाँ। बेटा एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक ही जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्ट कर पाता है। जैसे मैंने बोला ना कि 10 न्यूटन हो गया, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन तक वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। बट जैसे ही आप 11 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसकी तो लिमिट खत्म हो गई ना, कैपेसिटी खत्म हो गई। जैसे मेरी कैपेसिटी थी 5 रोटी खाने की, 5 तक तो मैं खुद को एडजस्ट कर लूंगा, बट 5 के बाद क्या होगा? छठी रोटी मुझे मिलेगी तो मैं नहीं खा पाऊंगा ना। तो वो एक लिमिट तक खुद को एडजस्ट कर रहा है, उसके बियॉन्ड आप फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सर क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो कभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता? नहीं करेगा बेटा, स्टैटिक नाम ही इसीलिए ना। स्प्रिंग बैलेंस अभी बताया था बेटा लेक्चर में, थोड़ा पीछे जाके आप वापस से देखना प्लीज एंड ओके। ये इनर्सिया पढ़ेंगे हम, इनर्सिया पढ़ेंगे क्लास 9th में, वहां पर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना बेटा, बता तो दिया। गुड इवनिंग। पोल बहुत फास्ट आ रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो आपको भी बताया था स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, है ना। बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिर बहुत चले जाओगे ना तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही टाइप हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या? कांटेक्ट में लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, और उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस को डिराइव करके फिर आपके फोर्सेस निकलते हैं, यानी ये इसका ही टाइप है एक। पर क्या हो रहा है, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, और जो कि अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। ग्रीन, वाओ सर, नाइस सर, थैंक यू थैंक यू। व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन अभी बता दिया, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को होमवर्क मिलेगा थोड़ा सा, उसके बाद हो सकता है आप लोगों का रिएक्शन ऐसा हो कि सर इतना पढ़ने के बाद भी होमवर्क। और होमवर्क ये है कि आपको बस रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना है बच्चों, आपको रिवाइज करना है जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, पूरा रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन के बाकी 2 टाइप पढ़ेंगे, जो कि है आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, और उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को, ठीक है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बाद हम आगे पढ़ेंगे। लीडर बोर्ड एक बार देख लेते हैं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो ये है भाई लीडर बोर्ड में आज जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है। फर्स्ट टाइम इन पोल सत्यम, फर्स्ट टाइम आया है और भाई ने फोड़ दिया है पहली नंबर पे आके। फिर विपाशा महातो, अंजलि कुमार, राजदीप गुप्ता, श्रद्धा कपाले, दिव्यांशी साहू, ओजस गुप्ता, नेवर इन पोल, दिव्यांश वाजपेयी नेवर इन पोल, और ये देखिए 8वें नंबर पे हैं। फिर है रिया कुमारी है एंड अभिनव बिंद। ये हैं टॉप 10 लोग, ये हैं टॉप 10 लोग जिन्होंने पोल में आज अपना नाम लिखवाया है। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, बस पढ़ते रहना है, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से पढ़ते रहें, मजे करते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं एंड, क्लास को हम करते हैं एंड, ठीक है।
क्लास को एंड करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।